दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि संसद में पास होने वाला एक मामूली सा बिल पूरे देश का नक्शा 2029 के चुनाव का नतीजा बदल सकता है। इस वक्त दिल्ली के गलियारों में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसकी भनक आम जनता को बहुत कम है साथियों। ये डेट याद रखना साथियों, 12 अगस्त, बहुत बड़ी डेट आने वाली है एफसीआरए बिल को लेकर। 12 अगस्त को संसद में एक ऐसी चर्चा होने जा रही है जिस पर पूरे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें टिकी हैं। रिपोर्ट्स पता क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं कि एफसीआरए संशोधन बिल पर होने वाली इस ऐतिहासिक बहस का सीधा जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह जी दे सकते हैं साथियों। ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि एफसीआरए संशोधन विधेयक इसी साल बजट सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। मानसून सत्र में इस पर चर्चा होनी है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का चर्चा का जवाब दे सकते हैं और ये चर्चा का जवाब कब दिया जाएगा? 12 अगस्त को साथियों। ये डेट भी आप लोग याद रखें। अच्छा, अभी आपको यह भी पता होगा कि 4 अगस्त को अमेरिकी सांसद का एक पोस्ट आया था एक्स पर। अमेरिकी सांसद का नाम था रिले एम मूर ने सोशल मीडिया पर साफ साफ बोला था कि अगर तुमने एफसीआरए बिल पास किया भारत के अंदर, अमेरिका के लोग क्यों बोल रहे हो भाई तुम्हारी औकात क्या है? तुम भारत के अंदर, भारत संप्रभु देश है, सोवरेनिटी है, वो जो चाहेगा वो करेगा। तुम कौन होते हो बाहर से बोलने वाला कि तुमने अगर अपने देश के अंदर एफसीआरए बिल पास किया तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे और अमेरिका और भारत के रिलेशन बहुत खराब हो जाएंगे भविष्य में। उन्होंने सब सब बोला है कि ईसाई धर्म भारत में तब से मौजूद है, ईसाई धर्म पर ये जुल्म है अगर आप एफसीआरए, भाई ये तो बहुत पहले अमित शाह ने पहले ही कह दिया था जब तुम लोग यहां आ रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई में कैथोलिन बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें साफ साफ बोल दिया था, उन सदस्यों से मिलकर आश्वासन दिया था कि भाई साहब ये जो एफसीआरए संशोधन विधेयक है ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, ये किसी भी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है। आप क्यों समझ रहे हो भाई साहब? दिक्कत समस्या क्या है कि जो विदेशी पैसा आता है, विदेशी लोग जो फंडिंग भारत के अंदर कर रहे हैं वो हिंसा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, सरकारों का तख्ता पलट करवाने के लिए कर रहे हैं। जो उनकी नीति होती है विदेशी नीति, उनको सपोर्ट करें भारत की जनता, भारत के लोग, इस तरीके से तुम पैसा फंड कर रहे हो। तो ये कोई एफसीआरए बिल कोई नया थोड़ी ना है, ये तो 1976 से चला रहा है भाई साहब। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं क्या सरकार इस बिल को पास करा पाएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन इस समय ये है, क्या सरकार इसे पारित करा पाएगी एफसीआरए बिल को, या बीच में ही लटक जाएगा? भाई साहब अब आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए, सरकार को कोई नहीं रोक सकता इस बिल को पास करवाने में। लेकिन दिक्कत समस्या जरूर है। दिक्कत समस्या ये है कि अगर एफसीआरए बिल सरकार ने पास किया तो भाई बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा सरकार के ऊपर, चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष पूरी तरीके से घेरने के लिए तैयार है। जो विदेशी लोग हैं, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, रशिया, सब लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा अमेरिका प्रेशर बना रहा है, एफसीआरए बिल पास नहीं होना चाहिए। तो इस समय सबसे ज्यादा सरकार को और इस भारत देश को, इस भारत माता को, आम जनता जो है उसकी जरूरत है। आज आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, क्या एफसीआरए बिल भारत में पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भारत सरकार पर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? भारत सरकार चाहे तो कल की कल इस एफसीआरए बिल को पास करा सकती है, उसके पास पूरे जादुई आंकड़े हैं। लेकिन दिक्कत समस्या है, भारत सरकार को कटघरे में लाने की दिक्कत समस्या है। पर्ची मनाएगी जो इसके प्रकच्छे में आज खोलने वाला हूं। सरकार इस एफसीआरए बिल को बड़े आराम से पास कर सकती है साथियों। कैसे पास करेगी आप इसको समझ लीजिए कि इसको पास करने के लिए ये एक सामान्य विधेयक है और साधारण बहुमत से इस एफसीआरए संशोधन बिल को पास किया जा सकता है। और साधारण विधेयक को पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जितने मौजूदा सदस्य होते हैं वो 50% वोट कर दें और एक वोट ज्यादा आ जाए तो वो बिल पास हो जाता है। तो एनडीए के पास तो अपना खुद का ही बहुमत है लोकसभा में। भाई लोकसभा में बात करोगे तो टोटल 543 सीटें, 3 सीट खाली रह गई थी 543 में से, तो 540 सीट बची। तो उसका आधा 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 270 आ जाएगा। एक वोट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 271 वोट पर ये लोकसभा से पास हो जाएगा। तो 271 वोट पर पास हो रहा है और एनडीए के पास 318 सीट अपनी खुद की हैं, तो वो तो लोकसभा से चुटकी बजाते इसको पास करवा देंगे। तो दिक्कत नहीं आएगी एफसीआरए बिल को पास कराने में। लेकिन दिक्कत तुम लोग क्रिएट करेंगे, विपक्ष वाले क्रिएट करेंगे, और सबसे ज्यादा दिक्कत जो विदेशी लोग जो बैठे हुए हैं वो दिक्कत क्रिएट करेंगे। वो क्या है? पर्ची मनाई को लेकर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। तो ये तो लोकसभा में से पास हो गया और राज्यसभा में से भी बड़े आराम से पास हो जाएगा। भाई टोटल सीट कितनी है? 245 है और 123 वोट चाहिए इसे पास करवाने के लिए। और एनडीए के पास राज्यसभा में अपना पूरा बहुमत है, 152 सीटें इनके पास है, तो इनको यहां भी दिक्कत समस्या नहीं है। तो फिर दिक्कत समस्या क्या है वो समझिए साथियों। तो सबसे पहला सवाल जो था वो मैंने आपको यहां से बता दिया, क्या सरकार एफसीआरए बिल पास करा पाएगी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदेशी चंदे से भारत में दंगे भड़काने का सच क्या है? और चौथा सवाल यह है, क्या एफसीआरए के कारण देश का पश्चिमन डिलिमिटेशन
अटक जाएगा। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना आप लोगों की जरूरी है साथियों। तो आप एक बार चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा। जो भी सही बात है, जो भी आपको लगता है देश के बारे में, जरूर आप लोगों को बोलना चाहिए साथियों। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो समझिए साथियों, इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलेगा। सरकार चाहे तो कल के कल एफसीआरए संशोधन बिल को पास कर सकती है, लेकिन ट्विस्ट यहां जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट है असली टाइमिंग का साथियों। उसके बाद असली तूफान यानी परसिमल बिल में जो तूफान आने वाला है उसको लेके। अब समझिए कि एफसीआरए कानून आखिर है क्या, इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं, फिर मैं आपको परसिमल बिल, सीटों का बंटवारा जो है उसमें पेच कैसे फंसेगा वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साथियों, आपको यहां आ जाओ कि एफसीआरए का जो इतिहास है, कोई नया ये बीजेपी सरकार नहीं लेके आई है, कोई नया नहीं आ रहा है एफसीआरए बिल। ये तो भाई साहब 1976 में जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तभी इंदिरा गांधी लेके आ गई थी एफसीआरए को, क्योंकि उनको पता था कि जो अमेरिका की सीआईए है और जो सोवियत संघ की जो केजीबी है वो वहां से पैसा फंड करवाएंगे और हमारे भारत देश में इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट करवाएंगे, भारत सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे, दंगे भड़काएंगे, हिंसा भड़काएंगे, जिससे वो क्या लेके आए, एफसीआरए। भाई साहब इमरजेंसी के दौरान ये एफसीआरए बिल पास करना पड़ा था। समझ में आया? ये तब से आया है। फिर उसके बाद इस एफसीआरए बिल में संशोधन किया था किसने, राजीव गांधी ने। उन्होंने क्या बोला था कि सभी एनजीओ के लिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया था। और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में पुराना जो एफसीआरए कानून इंदिरा गांधी लेके आई थी, इसको पूरी तरीके से रद्द करके नया बनाया था। 2010 में अपडेट करा था एफसीआरए को पूरी तरीके से मनमोहन सिंह सरकार ने 1976 के पुराने कानून को निरस्त करके नया एफसीआरए 2010 कानून पास किया। इसमें प्रावधान किया कि किसी भी एनजीओ के लाइसेंस की जो म्याद है सिर्फ 5 साल होगी और हर 5 साल में इसको आपको रिन्यू करवाना होगा। साथ ही प्रशासनिक खर्चे की सीमा तय की गई कि विदेशी फंड का अधिकतम आप 50% अपने एसओआरएम के लिए अपने ऊपर उड़ा सकते हो, और 100 करोड़ आया तो 50% अपने ऊपर खर्च करो, ये सीमा तय की गई थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने क्या बोला कि भाई साहब तुम अपने एसओआरएम के लिए, तुम अपने मजे के लिए, तुम भारत में दंगा भड़काने के लिए 50% हिस्सा अब यूज नहीं करोगे, जो भी विदेशी फंड आएगा अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 20% हिस्सा ही मिलेगा विदेशी पैसे का। सबसे पहला नियम इन्होंने ये बनाया है। तो जो नियम अब मोदी सरकार लेके आ रही है वो नियम क्या है वो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। 2020 का जो मास्टर स्ट्रोक है, मोदी सरकार के 3 कड़े नियम हैं। एसबीआई दिल्ली ब्रांच अनिवार्य कर दी है कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई भी एनजीओ चला रहे हो, आपको दिल्ली आना होगा। दिल्ली में जो एसबीआई दिल्ली में जो मेन ब्रांच है वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एक ही शाखा होगी, जिससे आपका गृह मंत्रालय पूरी ट्रैकिंग कर सके 100% आसानी से कि तुम ये जो पैसा ले जा रहे हो किसके लिए ले जा रहे हो, किस काम के लिए ले जा रहे हो। इसलिए अब आपको एसबीआई में दिल्ली में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना हो। तो इसमें बुरी बात क्या है, अगर आप सही तरीके से काम करवा रहे हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। जब सही काम कर रहे हो तो दिक्कत क्या आएगी। और दूसरा नियम इन्होंने क्या बनाया है भाई साहब कि प्रशासनिक खर्च अब 20% होगा। जो सीमा मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 50% थी, उसे मोदी सरकार ने घटाकर सीधा 20% कर दिया। यानी अब कोई एनजीओ विदेशी पैसे का 80% हिस्सा जमीनी काम में खर्च नहीं करेगा, न कि अपने अधिकारियों की एसओआरएम। और तीसरा नियम क्या बनाया है, सब ग्रांट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। भाई जो बड़ा एनजीओ होता था ना, वो क्या करता था, उस पैसे को खाने के लिए छोटे छोटे एनजीओ बना देता था, बड़ा एनजीओ, और छोटे छोटे एनजीओ बना के वो पैसा वहां ट्रांसफर कर देता था। और फिर कहता था देखो भाई मैं बड़ा एनजीओ हूं, मैं अपना ये काम करता हूं जमीनी स्तर पर, अब मेरे पास जो पैसा था मैंने उसमें से इन छोटे छोटे एनजीओ को भी पैसा दिया है वेलफेयर के लिए। वहीं से तो वो उस पैसे को खाने की कोशिश करते हैं ना, तो उस पैसे को बुरी तरीके से मोदी सरकार ने रोक लगा दी है कि भाई साहब अब कोई बड़ा एनजीओ छोटे छोटे एनजीओ पे पैसा नहीं बांट सकता, सिर्फ एक ही जगह रहेगा पैसा तुम्हारे पास ही और किसी के पास नहीं। तुमसे पूरा हिसाब लिया जाएगा, तुम उस पैसे को कहाँ और किस किस तरीके से खर्च कर रहे हो। और सरकार आपसे हिसाब ले रही है विदेशी पैसे का, तो फिर दिक्कत समस्या है कि आप दे दो, आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार के लिए इसे और सख्त बनाना क्यों जरूरी हो गया साथियों। देश की सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को रोकने के लिए विदेशी ताकतों ने नया तरीका खोजा है। और नया तरीका क्या था, मैं आपको थोड़ा सा एक दो ये बता देता हूं कि जो विदेशी ताकतें हैं वो क्या करती हैं, करोड़ों रुपए की फंडिंग करती हैं,
फर्जी एनजीओ भारत के अंदर बनवाए जाएंगे। ठीक है, अब उनका काम क्या होता है भाई साहब, उनका काम अभी मैं आपको बता सकता हूं कि जो विकास परियोजनाओं में अड़ंगा कैसे लगाती हैं ये लोग। एक कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट है, एक हाईवे और माइनिंग प्रोजेक्ट्स का हिंसक विरोध जो था वो आप थोड़ा सा समझिए। जो आपका कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट हो या बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स, धर्म और पर्यावरण के नाम पर चलने वाले कुछ फर्जी एनजीओ विदेशी फंड लेकर स्थानीय लोगों को भड़काते हैं और हिंसक विरोध प्रदर्शन कराते हैं। देश के आदिवासियों, अगर मैं बात करूं आदिवासियों की, और पिछड़े इलाकों में विदेशी चंदे के जरिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और डेमोग्राफिक चेंजेस की साजिशें रची जा रही हैं। ये चल रहा है देश के अंदर। शाहीन बाग की अगर बात करें, दंगों को जो फंडिंग दी जाती है, शाहीन बाग से लेकर दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन के दौरान भी विदेशी फंड के संदिग्ध इस्तेमाल के सबूत सामने आए थे। यह है प्रॉब्लम। इसीलिए मोदी सरकार 12 अगस्त को इस कानून में और बड़े बदलाव करने जा रही है, जिससे विदेशी पैसे का इस्तेमाल करके देश में आंतरिक अशांति फैलाने वालों का फंदा पूरी तरह कसा जा सके। यह बात समझ में आई। अब जो असली मुद्दा है वो है परसिमन का साथियों। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई डिलिमिटेशन, असली तूफान क्या है, क्या बला है ये जिससे सरकार को झुकाया जा सकता है, जिसे लेकर पूरी भारतीय राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। परसिमन का मतलब होता है देश की आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्याओं को तय करना। 1971 में ये पहली बार जो सेट की गई थी, 1971 में की गई थी साथियों। 1971 के बाद से भारत में लोकसभा की जो सीटें थी वो 543 सीटें फिक्स कर दी गई। तब से वही सीटें चली आ रही हैं। लेकिन अब जब नया परमिशन होगा तो आबादी बढ़ने के कारण सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 800 के पार भी जा सकती है, 700 या 800 के पार। विवाद की असली वजह समझिए, वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है दक्षिण भारत का डर। इन्होंने क्या बोला है कि भाई हमने जनसंख्या को कंट्रोल किया है। मैं जैसे बात करूं दक्षिण भारत के राज्य की, जैसे डीएमके है यहाँ, अब वाईएसआरसीपी है, ये क्या कहते हैं कि हमने परिवार नियोजन अपनाया है, हमने जनसंख्या को कंट्रोल किया है, आबादी कंट्रोल की है। तो क्या अब हमारी संसद में सीटें कम करके हमें सजा दी जाएगी? और जब उत्तर भारत क्या कर रहा है, ये तो जनसंख्या बढ़ाने में लगे पड़े हैं, अभी भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, इनका काम क्या है, जनसंख्या बढ़ाओ। ठीक है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में आबादी बढ़ी है, इसलिए वहां सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। परसिमन बिल को पास कराने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ये विवाद है। और संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत यानी कम से कम 362 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब इस डिलिमिटेशन को पास करवाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत है? 362 सीटों की जरूरत है। और एनडीए के पास कितनी सीटें हैं साथियों? यही गणित मैं आपको समझाना चाह रहा था। 318 सीटें कहां हैं? लोकसभा में हैं, और 152 सीटें कहां हैं? राज्यसभा में। लेकिन 318 सीटें हैं और इनको सीट कितनी चाहिए भाई साहब? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। अभी मैंने बताया था 362 के आसपास। संविधान संशोधन के लिए 300 वोटों 2/3 बहुमत की जरूरत इनको पड़ेगी, और 318 इनके पास सीट है, तो इनके पास सीट पड़ रही है कम। तो विपक्ष कभी भी इस परसिमन को पास नहीं होने देगा। तो भाई साहब इन्होंने भी पूरा गणित लगाया है। वो गणित क्या, वो समझो। बजट सत्र के दौरान जब सरकार ने इस पर जमीन टटोली तो सरकार के पास 54 वोट कम पड़ रहे हैं। टोटल वोट कितनी कम पड़ रही है? 50 वोट्स कम पड़ रही है, 54 वोट। अब सरकार क्या क्या खेल रही है, उसका माइंड गेम समझो। यहीं से शुरू हुआ पर्दे के पीछे का असली माइंड गेम। अब देखिए कि इसे 54 वोटों की खाई को पाटने के लिए सरकार ने विपक्षी खेमे में कैसे सेनामारी की है। सरकार को इतने हल्के मत लोगे, सरकार को तुम फंसा दोगे, एफसीआर बिल पास नहीं होने दोगे, परसिमन में टका दोगे। परसिमन को भी पास करेंगे, एफसीआर को भी पास करेंगे। उसका लॉजिक सरकार ने क्या निकाला है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं। ध्यान से एक नंबर को नोट कीजिएगा। पहला, अगर मैं बात करूं आपकी डीएमके की साथियों, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद एनडीए समर्थित स्टैंड के करीब आते दिख रहे हैं। दूसरा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अगर बात करी जाए साथियों, तो पार्टी जेएम जिससे 3 सांसद हैं, इनके कितने सांसद हैं? 3 सांसद हैं, ये एनडीए की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं, अंदर खाने सरकार को समर्थन दे सकते हैं। और तीसरा, तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके की अगर बात करूं, तो डीएमके की बात करें साथियों, तो जिनके पास 22 सांसद हैं। कितने सांसद हैं? 22 सांसद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की सीधी बातचीत इनसे चल रही है। और चौथा, सबसे दिलचस्प बयान आया है सुप्रिया सूले का। उन्होंने खुले तौर पर
बार्गेनिंग टेबल पर ऑफर रखा है। अगर सरकार परसिमन में हर राज्य की सीटें आधी आधी बढ़ाती है तो एनसीपी के 8 सांसद समर्थन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब गणित को समझो। एनडीए के पास कितनी सीटें हैं? 318 सीटें हैं। एनसीपी के पास कितनी सीटें हैं? सर 8 सीटें हैं। डीएमके के पास 22 सीटें हैं। जेएम के पास 3 सीटें हैं। टोटल आंकड़ा कितना बनता है? इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो 351 वोट बन गई। तो 362 के करीब पहुंचने के लिए सरकार को सिर्फ और सिर्फ अब 11 वोटों की कमी है। इसके लिए प्लान बी भी तैयार है। अब प्लान बी क्या है? प्लान बी क्या है कि कुछ विपक्षी सांसदों को वोटिंग के वक्त अनुपस्थित करा दिया जाए, जिससे सदन की कुल संख्या घटेगी और बहुमत का आंकड़ा अपने आप नीचे आ जाएगा। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था ना? लग रहा था कि सरकार परसिमन बिल आसानी से निकाल लेगी, लेकिन यहीं पर एफसीआरए संशोधन बिल ने एंट्री मार दी। और जैसे ही ये एंट्री मारी है साथियों, यहां से पूरा खेल बिगड़ गया। सरकार की पूरी बिसात बिगाड़ दी। विरोध क्यों हो रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अमेरिकी सांसद रिले मूरे ने बयान दिया था कि यह कानून भारत में ईसाइयों पर सीधा हमला है और देश के अंदर विपक्षी दल जैसे डीएमके हो, शरद पवार की एनसीपी हो और वाईएसआर जो आपका ये है वाईएसआरसीपी कांग्रेस इस एफसीआरए संशोधन के सख्त खिलाफ है। जो इनके फेवर में आने वाले थे परसिमन को लेके, यही इनके सख्त खिलाफ जा रहे हैं। इन पार्टियों को डर है कि अगर इन्होंने एफसीआरए बिल पर सरकार का समर्थन किया या खामोश रही तो उनके अपने ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक उनसे हमेशा के लिए भाग जाएंगे, छिटक जाएंगे। अब आप सरकार की असली दुविधा को समझिए। इसे कहते हैं राजनीति का कैच 20 मूवमेंट। रास्ता नंबर 1, अगर सरकार विपक्षी दलों की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती एफसीआरए बिल पास करवा लेती है, जो कि वो साधारण बहुमत से करा सकती है, तो डीएमके, एनसीपी और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियां भड़क जाएंगी। नतीजा क्या होगा? वो जो परसिमन है, जो डिलिमिटेशन बिल है, पर सरकार का साथ कभी नहीं देंगी और परसिमन बिल अटक जाएगा। रास्ता नंबर 2, अगर सरकार परसिमन बिल पास कराने के लालच में इन पार्टियों की बात मानकर एफसीआरए बिल को ठंडे बस्ते में डाल देती है या ढीला कर देती है, तो सरकार की अपनी कट्टर और सख्त सरकार वाली छवि को भारी नुकसान पहुंचेगा। अब क्या सही है और क्या गलत है, देश के नजरिए से देखें तो विदेशों से आने वाले अनियंत्रित फंड पर लगाम कसना राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए बेहद जरूरी है साथियों। वहीं आबादी के सही प्रतिनिधित्व के लिए परसिमन भी संवैधानिक जरूरत है। राजनीति के जरिए से नजरिए से देखें तो सरकार इस वक्त सांप छिछूतर वाली स्थिति में है। गृह मंत्री अमित शाह और सरकार के रणनीतिकार बैक चैनल बातचीत में लगे हैं कि किसी तरह एफसीआरए पर बीच का ऐसा रास्ता निकले जिससे विपक्षी दलों का वोट बैंक भी ना नाराज हो और परसिमन के लिए उनका समर्थन भी मिल जाए। ये प्रॉब्लम है एफसीआरए को पास करवाने में। समझ रहे हो दोस्तों? ये चीज मैं आपको बताना वाला था। तो दोस्तों, यह था संसद के भीतर चल रहे उस माइंड गेम का पूरा काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा, जो टीवी की बहसों में गोल मोल कर दिया जाता है। टीवी चैनल वाले नहीं दिखाएंगे आपको ये सारी चीजें। 12 अगस्त की बहस के बाद सरकार के सामने 2 रास्ते होंगे, या तो एफसीआरए पर झुककर परसिमन का रास्ता साफ करे या एफसीआरए पास कराकर परसिमन को लंबे समय के लिए टाल दो। आप लोग क्या चाहते हो? आपकी क्या राय है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या सरकार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे एफसीआरए पर अड़े रहना चाहिए भले ही परसिमन अटके, या फिर परसिमन पास कराने के लिए विपक्षी की शर्तें मान लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और आपको यह गहन विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।